नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश में पिछले कई सालों से चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और पिछले कुछ चुनावों से वोटर लिस्ट और फर्जी वोटरों का मुद्दा भी खूब गरमाया हुआ है। इसके साथ ही अब ममता बनर्जी ने बंगाल में एपिक नंबर का मुद्दा भी उठाया है। ये सभी मुद्दे क्योंकि चुनाव आयोग और सीधे सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, इसीलिए अब एक बड़ा फैसला लिया गया है वोटर लिस्ट को लेकर, जिससे कि फर्जी मतदान को रोका जा सके। लेकिन क्या ऐसा हो सकेगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही एक और खबर पर चर्चा करेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग को सरेंडर करना पड़ा और मुख्य चुनाव आयुक्त भी घुटने टेकने को मजबूर हो गए। इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है। और भी तमाम मुद्दे हैं, इन पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय की मीटिंग हुई और इसमें एक बड़ा फैसला लिया गया कि वोटर आईडी को जो है वो आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा और चुनाव आयोग कह रहा है कि वोटर आईडी में गड़बड़ी के आरोपों से निपटने के लिए ये फैसला लिया गया है। इससे पहले 2015 में भी ऐसी कोशिश हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे रोक दिया गया था। पर अब फिर से ऐसा ही आदेश और ऐसा फैसला अब निकाला गया है मीटिंग के बाद। और विपक्ष कह रहा है कि चलो मान तो लिया कि कम से कम फ्रॉड चल रहा था, हमारे लिए यही बहुत है। और इसी को रोकने के लिए अब आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक करने का फैसला लिया गया है। क्या आपको लगता है कि फैसला कितना कारगर होगा सर? जय संविधान। देखिए, असली मुद्दा यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का अब जहां आप वोटर आईडी कार्ड फर्जी बना देते हैं, एड्रेसेस चेंज कर देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो नया नियम बनाया है कि आईडी को जोड़ेंगे आधार कार्ड से, कहीं फर्जी आधार कार्ड तो नहीं बना दिए लाख 2 लाख बिहार के अंदर। देखिए, जब वहां डबल इंजन की सरकार है, जब केंद्र सरकार भी उन्हीं की है, राज्य सरकार भी उनकी है, अब उसके बाद अपोजिशन रोएगा, फिर कहेगा कि साहब वो तो फर्जी आधार कार्ड बना दिए। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए, अगर निष्पक्ष होकर आप सोचेंगे, पिछले 11 साल से हल्ला सुन रहे हैं, रोहिंग्या आ गए, रोहिंग्या आ गए। कितने रोहिंग्या निकाले गए देश से? क्या देश की पुलिस को दोष के आपके कॉलोनी के अंदर, आपके सोसाइटी के अंदर निधि, अगर कोई बाहरी आदमी आ जाए, क्या सोसाइटी को पता नहीं चलेगा कि वो आदमी आ गया? इसका मतलब यह है कि सबको पता है रोहिंग्या कौन है। उन रोहिंग्यास को आपने आईडी कार्ड बनवाए, उनको आइडेंटिटी दे दी, उनको वोटर आईडी कार्ड दे दिया और उसके बाद आधार कार्ड से उनको लिंक करा दिया। तो आधार कार्ड से लिंक करना इशू नहीं है। असली इशू यह है कि चुनाव आयोग की इंटेंशन क्या है। चुनाव आयोग की इंटेंशन निष्पक्ष चुनाव कराने की है या नहीं, असली मुद्दा यह है। तो एक कदम आपने उठाया, लेकिन विपक्ष जो अभी कह रहा है कि हमारी कम से कम एक मांग पूरी कर ली गई, देखिएगा इलेक्शन के बाद यही रोएगा, इसलिए कि बेईमानी होगी और बेईमानी करने के लिए ही यही एक कारण है, यही एक कारण है। महाराष्ट्र के अंदर, बिहार के अंदर, हर जगह विपक्षियों की सरकार को गिराया गया, वहां डबल इंजन की सरकार बनाई गई, डबल इंजन की सरकार से हर चीज को छुपाया गया, सारी फर्जीगिरी हुई और उसके बाद इस प्रकार की चीजें हुई। जहां पे विपक्ष की राज सरकार है, वहां कहीं इस प्रकार की फर्जीगिरी की शिकायत आपको मिली क्या? वो नहीं मिली। एक वेस्ट बंगाल में ये लोग करते रहते हैं, तो ममता बनर्जी ने तो वहां पे बिल्कुल एक एग्रेशन के टोन में बात की कि भाई आप शिकायत करें, इसके पहले मैं शिकायत कर देती हूं। और मानी बात है, चुनाव आयोग आपका है, राज्य चुनाव आयोग भी आपके अंतर्गत काम करता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके अंदर काम करता है। अगर वेस्ट बंगाल के अंदर भी कोई हेरा फेरी या तो ममता बनर्जी ने की है या केंद्र सरकार ने की है, उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। भाई, हम लोगों को किसी राजनीतिक दल से सहानुभूति तो नहीं है, हमारा केवल मानना यह है कि जो चुनाव हो वो निष्पक्ष हो, हमारे वोट काउंट हो। लेकिन कारण यह है कि अभी तक जितने भी चुनाव मैंने हरियाणा में देखे हैं, दिल्ली में देखे हैं, महाराष्ट्र में देखे हैं, हर जगह मैंने देखा है, तो असली मुद्दा यह है कि जो जनता कहती है कि वोट तो उनके गांव से 80% पड़ा है अपोजिशन को और जीत गई है भारतीय जनता पार्टी। और जो ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पे केवल दलित और मुसलमान वोट हैं और दलित मुसलमान सब खुलेआम कह रहे हैं कि हमने अपोजिशन को वोट दिया है, वहां भारतीय जनता पार्टी 500-500 एक पोलिंग बूथ के अंदर लीड ले रही है, तो घपला तो वहां पे है। लेकिन विपक्ष अगर इस प्रकार से अपने जो वो मानसिकता है, अगर वो सोचता है कि उनकी कोई बात सुन ली गई, वो संतुष्ट हो गया, तो मेरे ख्याल से अंत में उनको निराश होना पड़ेगा।
उनको दे हैव टू बी ऑन देयर गार्ड्स, और हर समय हर चीज की निगरानी करनी होगी, क्योंकि हेरा फेरी करने वाले बड़े मजबूत हैं। उन्होंने इस समय देश का ध्यान, अब देखिए किस बेहूदगी से भटकाया है। देश का ध्यान यह होना चाहिए कि आपके देश का एक्सपोर्ट कम हो रहा है, देश का ध्यान यह होना चाहिए कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या हो रही है। जो शंकर शर्मा है प्राइम सिक्योरिटीज के, 40 साल से शेयर मार्केट के अंदर हैं, वो ये कह रहे हैं अगले 6 महीने में हमारा जीडीपी 4% पे आ सकता है। और ये जो 4% पे आएगा, इसमें केवल एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन ही नहीं होगा, मतलब ऑलमोस्ट नील होगा। अभी भी करीब ऑलमोस्ट नील हो गया है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की फैक्ट्रियां बंद हो रही। किस खूबसूरती से, मैंने एक तक तो वो सुनीता विलियम्स जो गुजरात के रहने वाली है, सुनीता विलियम्स गुजरात के रहने वाली, और जिस गांव की वो रहने वाली है, पूरे गांव में रात भर जश्न मना है। एक वो गुजरात है, एक महात्मा गांधी, सरदार पटेल और सुनीता विलियम्स का गांव है, जहां सुनीता विलियम्स जिस गांव को बिलोंग करती है वहां पूरे, और ये लोग क्या कर रहे हैं आप बताइए। पूरा विश्व उस चीज को सेलिब्रेट कर रहा है। आप कैन यू इमेजिन साइंस ने कितनी प्रगति कर ली है कि वहां पे हमारा एक व्यक्ति 1 साल तक फंस जाता है, उसके बाद टेक्नोलॉजी उसको वापस ले आती है, वो स्वस्थ रहता है। और जब सुनीता विलियम्स का जो कैप्सूल था वो लैंड करता है सी के अंदर, निधि आपने देखा होगा डॉल्फिन्स नाच रही हैं। मतलब ये देखिए, ये प्रकृति, परमेश्वर और साइंस का कैसा मेल है, खूबसूरत मेल है। उछल उछल के वो डांस कर रही हैं, उन्हें लग रहा है कि क्या यार, क्या विश्व ने क्या प्रगति की। और हमारे देश का निधि क्या हाल है, हमारे देश का यह हाल है कि औरंगजेब की कब्र कौन खोदेगा, उसमें पेशाब कौन करेगा, उसको लाखों करोड़, मतलब मूर्खता मूर्खता। अब तो विदेश जाऊंगा मुझे शर्म आएगी। ये तो तुम मौका नहीं देती, सारे दिन तो डिबेट में 4 PM में बिठाई रहती हो, मैं विदेश क्या अपने शहर के बाहर नहीं जा पा रहा हूं। तो ये अगर मैं गया तो लोग कहेंगे यार तो उसी देश के हो जहां कब्र खोदते हैं। अरे वहां पे तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति गिरा दी थी तालिबान ने, तुम तो उनसे भी निकृष्ट हो गए हो। अरे दंगा करा दिया, फसाद करा दिया। नागपुर नितिन गडकरी का इलाका, मेरे ख्याल से शायद नितिन गडकरी को ये लग गया है कि जैसे मोदी जी गुजरात में दंगे करा के प्रधानमंत्री बने हैं, नागपुर में दंगे करा के वो अगले प्रधानमंत्री वो बनने के चक्कर में। अब ये योगी जी संभल में करा के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, नितिन गडकरी नागपुर में करा के प्रधानमंत्री बनने की चेष्टा में, ऐसा जनता कह रही है, सोशल मीडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं मोदी जी का, अमित शाह जी का, गडकरी जी का, योगी जी का बड़ा सम्मान करता हूं, करूंगा, नहीं तो मुझे ठोक देंगे कहीं। सर सम्मान करना तो हमारी मजबूरी है कि वरना ऐसी ऐसी धाराओं में FIR दर्ज होंगी कि मतलब निकल जाएंगे सालों। इधर जो हम सर वोटर आईडी की चर्चा कर रहे हैं, तो इस पर राहुल गांधी का बयान है। वो कह रहे हैं कि इससे गरीबों को परेशानी होगी। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक लगातार मतदाता सूचियों के मुद्दे उठाता रहा है। इसमें असामान्य रूप से मतदाताओं को जोड़ना, हटाना, डुप्लीकेट वोटर आईडी सब कुछ शामिल है। और अगर आधार नंबर डुप्लीकेट वोटर आईडी से जुड़ गया तो गरीब लोगों को लिंकिंग प्रोसेस में हो सकता है कि दिक्कत आए। चुनाव आयोग को ये तय करना पड़ेगा कि कोई भी भारतीय अपने वोट से वंचित ना रहे, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। और मैं आयोग से मांग करता हूं कि लोकसभा और महाराष्ट्र चुनाव की वोटर लिस्ट सार्वजनिक करके नाम जोड़ने और हटाने के मुद्दे पर भी ध्यान दे। और नए वोटर्स लिस्ट जनरेट करना और वोटर आईडी का जो लिंक का फैसला है वो बहुत अच्छा माना जा रहा है, लेकिन ये कोशिश कितनी सार्थक होगी अभी से ये कुछ कह पाना मुश्किल है। तो सर राहुल ने मांग जो की है, तो क्या आपको लगता है ये जो फैसला है, आपने ये तो बताया कि आगे पता चलेगा कि कितना सार्थक है कितना नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे गरीबों को परेशानी ना हो और कोई भी भारतीय अपने वोटों से वंचित ना रहे, ये कितना मुमकिन है? देखिए मुद्दों को भटका रहे हैं ये लोग। केवल एकमात्र मुद्दा है जो देश की 80% जनता चाहती है, ईवीएम से वोटिंग ना हो, बैलेट पेपर से वोटिंग हो, नंबर 1। नंबर 2,
जो सीसीटीवी लगाए गए हैं जिससे हेरा फेरी के प्रूफ रखे जा सकें, वो सीसीटीवी कोर्ट को दिखाए जाएं और प्रतिनिधियों को जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि वो जो सीसीटीवी फुटेज है, अगर प्रत्याशी पैसा जमा कराते हैं तो वो दिखाए जाएं और ईवीएम की और जो वीवीपैट है उसके बीच का मिलान कराया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, वो आयोग ने उसको बदल दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाए। देखिए, अगर अपोजिशन इन मुद्दों पे भटक जाता है और वो भटकाना चाहते हैं, अब संतुष्ट हो गए बैठ जाइए, अरे यार तुम ये बताओ, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ था, अगर तुम मुसलमान मोहल्लों में जाके वहां कनपट्टी में बंदूक रख के उनको वोट नहीं डालने दोगे और इंस्पेक्टर साहब खुद दिखाई पड़ेंगे धमकी देते हुए, अगर आप दलित बस्तियों में जाएंगे, और एक और कानून में परिवर्तन होना चाहिए, मैं मानता हूं इस बात को। ये जो इस चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया, इसके पहले जो निर्णय लिया था कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके घर जाके वोट लिए जाएंगे, ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। मैं भी एक पीठासीन अधिकारी रहा हूं आज से 50-55 साल पहले। भाई, एक राजा साहब आ गए थे, मेरा मलिहाबाद में कहीं पोलिंग बूथ पे मेरी प्रेसाइडिंग ऑफिसर था मैं, और एक राजा साहब आ गए। तो राजा साहब बड़े बुढ़े थे, 90-90 साल के थे। तो ये कहा गया कि साहब इनका वोट वहीं डलवाया जाए। मैंने कहा ये संभव नहीं है, राजा साहब को आना तो यहीं पड़ेगा, वोट तो यहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि ये कानून कहता है बाहर बैलेट पेपर नहीं जाएगा, वहां नहीं। लेकिन अगर सरकारी अधिकारी खुद वोट डालेंगे पैसे के लालच में, अगर अपोजिशन का जो वो है पोलिंग ऑफिसर है उसको 5,000 रुपए देके 10,000 रुपए देके अपनी तरफ मिला लिया जाएगा, और 5 बजे तक जो वोट पड़ेंगे उसके 20% वोट जो है 5 बजे के बाद पड़ जाएंगे, जबकि सीसीटीवी फुटेज में कोई लाइन लगी हुई नहीं दिखाई पड़ेगी। तो ये बेईमानी, और ये एलन मस्क भी कह रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं कि भैया ईवीएम से बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता, निष्पक्ष चुनाव होगा। तो अगर देश की जनता और विपक्ष भी, देखिए देश की जनता तो चाहती है, मैं देश की जनता के उसमें तो रहता हूं संपर्क में, देश की जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो और ईवीएम पे उनको विश्वास नहीं है। लेकिन अगर विपक्षी नेता भी इस प्रकार की अकर्मण्यता का परिचय देते हैं, ये जरा सी बात पे खुश हो गए, अरे तुम लोग मूर्ख हो यार, इलेक्शन हारोगे और उसके बाद तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। इसलिए अब देश की जनता वोट देती है अपोजिशन को, जीतती है भारतीय जनता पार्टी, और इसके बाद सिर पे हाथ रख के रोते रहना, जनता तुम्हारे साथ है लेकिन तुम मूर्ख हो। देखते सर अपोजिशन कितनी जल्दी संभलता है। बार बार तो एडवाइस दी जा रही है, बार बार मुझे लगता है कि उन तक बातें भी पहुंचती होंगी, लेकिन कोई असर देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा है सिवाय ट्वीट के अलावा। अब सर एक और फैसला कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ, चुनाव आयोग को वहां पर भी सरेंडर करना पड़ा। कल जो है सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की जो सांसद है महुआ मोइत्रा, उनकी एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी। याचिका में चुनाव आयोग से लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रवार मतदाताओं का डेटा आयोग की वेबसाइट पर मतदान होने के 48 घंटे के भीतर अपलोड करने की मांग की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग के जो नए इलेक्शन चीफ हैं, उन्होंने याचिकाकर्ता की बात पर विचार करने की हामी भर ली। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ये सुनवाई कर रही थी, और इस सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो मतदाताओं का डेटा ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए याचिकाकर्ता से चर्चा के लिए तैयार है। अब चुनाव आयोग ने याचिकाकर्ता से अपने प्रतिनिधि को 10 दिनों के अंदर जो है वो आयोग के समक्ष भेजने को कहा है। तो अब सर ये जो अपलोड करने की बात कही गई है, जो कि जितने भी चुनावी डेटा है उसको वेबसाइट पर अपलोड करने की बात कही गई है कि इस पर विचार करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे विपक्ष के साथ, याचिकाकर्ता के साथ। तो क्या आपको लगता है कि अब दोबारा से ये नियम बदलना पड़ेगा, जो कि राजीव कुमार ने तो इस पर जवाब देने से इनकार कर दिया था, वो कहते कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, असली मुद्दा निधि ये है, सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि क्या ये मांग उचित है या अनुचित है। भाई, अगर मान लीजिए मैं एक ऐसा टीचर हूं जिन्होंने निष्पक्षता से कॉपी जांची है और किसी से पैसे खाए बिना कॉपी जांची है और कोई बेईमानी नहीं की है, किसी से घूस नहीं ली है, भाई ठीक है, सबकी कॉपी दिखा देता हूं मैं अपनी, आओ बेटा कॉपी। अब ये कई बार बच्चे कहते थे कि साहब नंबर कम मिले, मैंने कहा बेटा एक चीज नोट कर लो, अगर कॉपी दिखाऊंगा तो जितने मैंने नंबर दिए उससे कम हो जाएंगे। कारण ये है, मैं थोड़ा लिबरल टीचर हूं,
उदार हूं मैं यार, बच्चे को फेल करोगे फिर क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ेगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर कॉपी जांचनी पड़ेगी, फिर पास करना पड़ेगा, इसके पहले ही पास कर दो। तो ये वो वाली चीज है। अब ये बताइए, अगर वोट पड़ गए और पीठासीन अधिकारियों ने सारे के सारे ईवीएम आपके यहां जमा करा दिए चुनाव आयोग के अंदर, और फॉर्म 70C भी उसमें जमा करा दिया, उसके बाद आपको 48 घंटे में अपलोड करने में परेशानी क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? इसका मतलब यह आप हेरा फेरी करना चाहते हैं, जैसे राजीव कुमार जी ने की। पहले रात को 9:30 बजे कुछ और, 11:30 बजे कुछ और, अगले दिन शाम को कुछ और, 2 दिन बाद कुछ और, 15 दिन के बाद कुछ और उसके बाद कई इलेक्शन में तो उन्होंने उसे बताया ही नहीं कि कितने वोट पड़े। पोलिंग बूथ वाइज तो बताया ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज तो बताता है, पर ही नहीं, केवल उन्होंने बताया इतने % वोट पड़े। अरे भैया, जहां तुम्हें पता है कि बीजेपी वाले जीत रहे हैं, वहां तुमने 10,000 वोट कम कर दिए जो 20,000 की लीड से जीत रहे थे, और जहां अपोजिशन वाले जीत रहे थे वहां पे बीजेपी के 10,000 वोट बढ़ा के उनको हरा दिया। भाई यही तो तुमने किया है। तो देखिए, असली मुद्दा यह है कि जो चुनाव आयुक्त है उसमें चर्चा करने का क्या विषय? भाई अगर निधि तुम मुझसे कहो कि साहब ये इस तरह से होना चाहिए, मुझे लगता है कि योर डिमांड इज जेन्युइन एंड आई एम ऑनेस्ट, व्हाई शुड आई हैव ए प्रॉब्लम? मुझे क्या समस्या है तुम्हारी बात मानने के लिए? लेकिन अगर मेरे दिमाग में कोई शैतान है, अगर मेरे दिमाग में कोई फितूर है, तो मैं इस तरह की बातें करूंगा। तो इसमें विचार करना क्या है, रिप्रेजेंटेटिव की क्या जरूरत है? ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज्ञानेश कुमार जी की कि वो इस चीज ध्यान दें कि क्या ये मांग उचित है या अनुचित है। उचित है तो मान लीजिए, अनुचित है तो कारण बता के उसको रिजेक्ट कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है। देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। अभी तो 10 दिनों का समय है। महुआ मोइत्रा से वो क्या चर्चा करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सर, अगला जो मुद्दा है, अब बीजेपी वाले पीएम मोदी को अक्सर महापुरुष और भगवान बनाने में तो लगे ही रहते हैं। पीएम मोदी खुद को भी नॉन बायोलॉजिकल बता चुके हैं। अब इसी क्रम में बीजेपी सांसद प्रदीप पुरोहित हैं, उन्होंने संसद में लोकसभा के अंदर जो बयान दिया उस पर बवाल खड़ा हो गया है। तो पहले क्या बयान दिया, उनका एक बयान सुनवाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। एक गिरिजा बाबा, एक संत वहां रहते हैं। उन्होंने सही कहा, हमको एक दिन बातचीत चल रहा था, उन्होंने हमको बताया कि देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे, और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। इसलिए वही इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र, दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण करने की भावना से काम कर रहे हैं। तो सर, ये जो है बीजेपी सांसद हैं और इन्होंने लोकसभा के अंदर कहा कि नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में छत्रपति महाराज थे। तो उपसभापति ने भले ही उनके इस बयान को सदन की कार्रवाई से हटवा दिया है, लेकिन इस पर विवाद बढ़ गया है और इस मामले में विपक्षी दल जो है वो मांग कर रहे हैं इनको निलंबित करने की। लेकिन अब अगर ऐसी ही कोई बात विपक्षी सांसद अपने शीर्ष नेतृत्व से जुड़े नेता के लिए बोल देता, तो क्या आपको लगता है कि ये लोग तो पेट्रोल लेके घूम रहे होते अभी तक बीजेपी वाले? नहीं, एक पहली बात तो यह है कि जो बगल में पीछे सांसद बैठे हुए हैं उनकी मुस्कुराहट देखिए आप, क्योंकि लगता है ये सांसद महोदय जो है मंत्री बनना चाहते हैं, और मंत्री बनने की उत्कंठा में उन्होंने ये बात बोल दी कि वो शिवजा जी। अरे भाई, मोदी जी तो नॉन बायोलॉजिकल हैं। शिवाजी का अवतार तो तब होते जबकि वो बायोलॉजिकल होते, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, एक अगर कोई आपका साइकेट्रिस्ट जानने वाला हो, कोई साइकोलॉजिस्ट जानने वाला हो, तो उससे जरा बात कीजिएगा। भाई वो ये आप अगर किसी पागल खाने चले जाएंगे ना, तो पागल खाने में 70% पागल आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे मैं सिकंदर था, मैं अशोक महान हूं, और वो उसी मुद्रा में और उसी प्रकार से उनको आप एक्ट करते हुए देखेंगे। देखिए, ये सही बात यह है कि इस जन्म में आप जो हैं एक समय के लिए आए हैं, इस समय के बाद आप चले जाएंगे। इस समय में अगर आपने अच्छे काम किए, बहुत अच्छी बात है, खराब काम किए, लेकिन अगर आप उन लोगों की कब्र खोदेंगे, इसका अच्छा, ये आज के मुसलमान, मैंने कई डिबेट्स में देखा, कई मुसलमान स्कॉलर्स को देखा जो फर्जी मुसलमान नहीं आते, वो टीका लगा के कुछ फर्जी हिंदू आ जाते हैं और दाढ़ी बढ़ा के कुछ फर्जी मुसलमान आ जाते हैं, जो वहां मुक्कम बाजार करते हैं और हिंदू मुसलमान का नैरेटिव को बढ़ाते हैं। जो जेन्युइन मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं हमारा मुगलों से क्या लेना देना भाई,
मुगल मुगल थे, हम तो मानी बात है। हमें गया जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर जो हमारी जीप चलाने वाला था उसने कहा साहब हम राजपूत लोग हैं, 2 जनरेशन 3 जनरेशन पहले हम मुसलमान बन गए। अरे सिख भी तो हमें से निकले हुए हैं, और सब लोग तो एक ही नर नारी से निकले हुए हैं। पूरा जो ब्रह्मांड बना है वो क्या भगवान ने लाखों, मतलब भगवान ने अलग हिंदू भेजे थे, गुरु साहब ने सिख भेजे थे, मुसलमानों ने, भाई यार क्या बेवकूफी की बात करते हो। वास्तविकता में हम जितने लोग हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, और बल्कि हमें क्या, जितने भी जीव हैं जिनको हम गालियां देते हैं, जिनको बुरा मानते हैं, वास्तविकता में हम उसी का एक रूप है। केवल जो हमें सृष्टि ने बनाया है, हमें सोचने समझने की क्षमता दी है और हमें मुस्कुराने की क्षमता दी है, जो बाकी जानवरों को नहीं दी है तो हम भी जानवर। अच्छा, दूसरा यह है कि हम जानवरों से बदतर हैं। जो जानवर है वो कम से कम उसके अंदर हार्ट है। जिसकी रोटी खाता है 3 दिन तक, उसको 3 दिन अगर आप रोटी खिला दीजिए किसी कुत्ते को, नहीं दी, पूरी जिंदगी आपको नहीं काटेगा वो। हाथी आपने देखे होंगे, शेर आपने देखे होंगे, जानवर आपने, चिंपांजी आपने देखे होंगे, जिसने उसको रोटी खिलाई किस प्रकार लिपट के उससे रोता है, उसको याद करता है जानवर। और आदमी जिसके हाथ की खाता है उसी को कब ठोकर मार दे और कब उसके पीठ पे छुरा बोल दे। तो देखिए ये है मुद्दा। लेकिन असली मुद्दा ये है, अगर आपको लगता है कि आप किसी का परमेश्वर का रूप है, आपके अंदर विशेष शक्ति आ गई है, तो किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, पागल खाने में जाइए, नहीं तो दवा से ठीक हो जाए तो दवा से ठीक हो जाइए। बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन ये सब तो पीएम मोदी को खुश करने में लगे रहते हैं और उनको भगवान बनाने का कोई मौका छोड़ते नहीं है। लेकिन वही भगवान जो है पीएम मोदी, नॉन बायोलॉजिकल पीएम मोदी, उन्होंने एक योजना शुरू की थी आयुष्मान कार्ड की, और उसी की एक हकीकत बताते हुए एक वाकया जो है वो कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने संसद के अंदर सुनाया। और वो ऐसा किस्सा था कि उसको देखेंगे या सुनेंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा। तो पहले उनका एक छोटा सा बयान है, वो सुनवाते हैं। इसी की एक इंडिविजुअल बात भी जरूर, मैं 3 दिन पहले की इसी की एक इंडिविजुअल बात भी जरूर करना चाहूंगा कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एसवीपी अस्पताल में एक मरीज एडमिट हुआ, कच्छ का था। उसने कहा कि मेरा पांव, एडमिट हुआ तब कहा कि आयुष्मान कार्ड है, कि हां आपको 1 पैसा नहीं लगेगा। एडमिट होता है, उसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है, उसको कहते हैं तुम्हारा पांव काट देना पड़ेगा। वहीं कोई उसको दूसरे डॉक्टर को पेपर्स दिखाते हैं, वो कहते हैं कि लेस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, स्टेंट लगा दो, सर्कुलेशन होगा, पांव काटने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि मुझे छुट्टी दो साहब अस्पताल से, मुझे नहीं, पांव नहीं कटवाना है। बोले नो, 35,000 भरो। बोले साहब आपने कहा था आयुष्मान कार्ड, तो पांव कटवाओ तो फ्री ट्रीटमेंट, आधी छोड़ के जाना है, 35,000 भरो। मैं पेशेंट के नाम के साथ डिटेल देता हूं, ये आयुष्मान का काम है। तो सुना सर आपने, मतलब अहमदाबाद के अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड मरीज से कहा कि पैर कटवाओगे तो फ्री इलाज मिलेगा, वरना 35,000 का बिल भरना होगा। ये कौन सी दादागिरी चल रही है आयुष्मान कार्ड धारकों के साथ? देखिए केवल गुजरात में निधि नहीं हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। और ये एक प्रकार से हॉस्पिटल्स को डॉक्टर्स के साथ मिली भगत है, जिसमें बकायदा लूट हो रही है। भाई ये बात हम लोगों को पहले से भी पता है। आपको जरा सी बीमारी हो जाए और आयुष्मान कार्ड आपके पास हो, आपको 5 लाख का बिल वो थमा ही थमा देंगे और सरकार से पैसा ले लेंगे। भाई जिस चीज का इलाज 10,000 रुपए वो होना था, वही जो केस इन्होंने बताया शक्ति सिंह गोहिल ने, जो इलाज 5,000 10,000 में होना था, उसका 5 लाख का बिल बनाएंगे और 5 लाख सरकार से वसूलेंगे। और जो स्वास्थ्य मंत्री महोदय हैं और ऊपर से नीचे तक की चेन है, सारा पैसा उसमें खा जाएंगे। हॉस्पिटल को भी फायदा हो जाएगा, डॉक्टर को भी फायदा हो जाएगा, सरकारी अधिकारियों के भी फायदा हो जाएगा, और जो पेशेंट उसका टांग कट जाएगी। तो जितने भी लोगों ने अभी तक आयुष्मान कार्ड से ट्रीटमेंट कराया है और अपनी टांग कटवाई है, वो कृपा करके चेक कर ले कि वो टांग कटवाने योग्य नहीं था, जबरदस्ती उनकी टांग इसलिए काटी गई कि बिल ज्यादा बड़ा आए, और बिल ज्यादा बड़ा आए तो पैसा मिल बांट के लोग खाएं।
बिल्कुल सही बात है सर। और ये योजना मुझे लगता है कि इसीलिए शुरू ही की गई कि इस तरीके की जो लूट है वो चल सके। और एक ही मामला नहीं, ऐसे अनेकों मामले हमको अनेकों राज्यों से देखने को मिलते हैं। एक सर कल जो है संसद के अंदर पीएम मोदी आए अचानक से। किसी को भी ये भनक नहीं थी क्योंकि वो बहुत कम दिखते हैं संसद के अंदर। तो कल आए, और आए तो लोगों को लगा कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, उस पर वो बोलेंगे, देश में जो भी अर्थव्यवस्था को लेकर चल रहा है उस पर बोलेंगे, जो दंगा चल रहा है उस पर बोलेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने कुंभ का बखान किया, खूब बखान किया, बहुत बढ़िया बोला, अच्छी बात है। इसको लेकर के फिर राहुल गांधी ने बाहर आके एक सवाल खड़ा किया। तो वो सवाल क्या है, वो मैं एक बार सुनाती हूँ, वीडियो है। जो प्रधानमंत्री ने बोला मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। बोलने नहीं दिया गया सर, आपको बोलने नहीं दिया गया। नहीं, देखिए, बोलने तो नहीं देते हैं। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एलओपी को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए, मगर नहीं देते हैं। बट ये न्यू इंडिया है। सर राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री की बात का समर्थन करता हूं कि कुंभ बिल्कुल अलौकिक है, अविस्मरणीय है। ये सारे शब्दों का उपयोग जो है वो पीएम मोदी ने किया था। लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि आखिर एक बार मृतक आत्माओं की आत्मा को जो शांति मिल जाए, इसके लिए वो कुछ कह देते तो जो है काफी ज्यादा अच्छा होता। लेकिन इस पर पीएम मोदी ने कुछ नहीं बोला, अचानक खड़े हुए और कुंभ का बखान करने लग गए। भाई देखिए, क्या कुंभ पहली बार अभी हुआ है क्या? 150-200 सालों से हो रहा है। बचपन से मेरी दादी जाती थी, नंगे पैर जाती थी, 15-15 किलोमीटर जाती थी, इतना श्रद्धा भाव उनके अंदर होता था। और ये हजारों लाखों लोग जो गठरी सिर पे लाद के ले जा रहे हैं, वो श्रद्धा भाव से जा रहे हैं। लेकिन हमने जो दृश्य देखे वहां पे, आपने साधुओं के स्नान के दृश्य नहीं देखे, आपने उन गरीब लोगों के स्नान के दृश्य नहीं देखे जो गठरी बांध के जाता है, उनकी तो लाशें देखी आपने। आप वहां वीआईपीज के दृश्य देखे, मोटी मोटी तोंद वालों के दृश्य आपने देखे। तो क्या कुंभ पहली बार हुआ है इसका बखान? क्या आपको देश की जो बदहाली है, आर्थिक बदहाली है, गरीबी है, मेला न्यूट्रिशन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं लगता? कुंभ तो हर होता है, 12 साल में होता है, अर्थ कुंभ होता है, कुंभ होता है, माघ मेला होता है, हर साल माघ मेला होता है, ये होता रहता है। तो प्रयागराज वाले इसके लिए परिचित। एक नई घटना और घटी है निधि, आपका शायद ध्यान उस पर नहीं गया। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य महोदय सारे के सारे राजनीतिक दलों के कार्यालय में गए और उन्होंने जाके ये कहा कि मैं मिलना चाहता हूं आपके पदाधिकारियों से और ये निवेदन करना चाहता हूं कि गौ हत्या बंद हो। क्योंकि उनका यह कहना है कि गौ हत्या का समर्थन करने वाला हिंदू नहीं हो सकता। और ये बिल्कुल सहमत हूं, मैं भी सहमत हूं, क्योंकि मेरी भी भावना को ठेस पहुंचती है। मैं मूत्र नहीं पीता, लेकिन वो मैं उचित नहीं समझता, वो तो ये जो लोग पीना चाहें पिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं मानता हूं कि गौ मांस क्या, कोई भी मांस नहीं खाना चाहिए। लेकिन चलिए, अब शंकराचार्य बीजेपी के दफ्तर में गए, उन्हें धक्के मार के निकाल दिया गया। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में वो गए, मतलब आप विश्वास कीजिएगा, समाजवादी पार्टी, जिसको ये मौलानाओं की पार्टी, यादवों की पार्टी कहती है, वहां पे उनका एक वरिष्ठ पदाधिकारी, नाम मुझे नहीं पता क्योंकि बताया नहीं गया, वो बाहर निकला और उन्होंने स्वागत किया और ये कहा शंकराचार्य महोदय से कि मैं हिंदू हूं और गौ को मैं मां मानता हूं और मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। शंकराचार्य ने पूछा, ये तुम्हारा व्यक्तिगत मत है या पार्टी का मत है? उन्होंने कहा यह पार्टी का मत है। और जब से ये सरकार आई है, तब से बीफ एक्सपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है। और एक और कि बीफ एक्सपोर्ट और जो बीफ कटिंग करने वाले लोग हैं, अगर
निष्पक्ष भाव से ये बात हो जाए, उसमें कितने हिंदू हैं और कितने मुसलमान हैं और कितने दलित हैं, उसमें 80% आपको सवर्ण मिलेंगे। और बुरा मत मानना निधि, तुम भी ब्राह्मण हो, मैं भी ब्राह्मण हूं, उसमें 90% ब्राह्मण मिलेंगे। बिल्कुल सर, महाकुंभ पे तो बहुत चर्चा हो गई। गौहत्या को लेकर के सरकार कोई कदम नहीं उठा रही और ये बात सच है कि शंकराचार्य ने इसको लेकर के वो लगातार बात कर रहे हैं और गए तो वहां पर जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने रोक लगा दी। वो रामलीला मैदान में भी जाना चाहते थे, वहां के लिए भी धरना प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने परमिशन नहीं दी। तो इन सब चीजों को लेकर के उन्होंने गुस्सा जाहिर किया मीडिया के सामने भी और लगातार वो बयान दे रहे हैं। देखते हैं कि कब सुना जाता है उनकी बातों को। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, जिस तरीके से गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग की जो बैठक हुई है वोटर आईडी और आधार कार्ड के लिंक को लेकर, और ये फैसला लिया गया है कि दोनों लिंक किए जाएंगे। इस पर फिलहाल तो जो है सकारात्मक एक बातें देखी जा रही हैं कि शायद इससे कुछ फायदा मिले। जो फर्जी वोटर्स हैं, फर्जी वोटर आईडीज बनाई जाती हैं उसको लेकर के, लेकिन ये तो भविष्य में देखना होगा कि होता क्या है इस मामले में। तो कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।